मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की घोषणा की गई है। युद्ध खत्म करने की घोषणा के बाद यूएस आर्मी अपने 2 सोल्जर को भेजती है जिनका नाम मैथ्यू और आइसक है। दरअसल मैथ्यू और आइसक को दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है क्योंकि वहाँ पर दुश्मन सभी अमेरिकन को मार रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक पहाड़ी के पीछे छुपकर दुश्मनों पर नजर रखे हुए हैं और वो लोग पिछले 20 घंटों से रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतना घंटे इंतजार करने के बाद मैथ्यूस अपना सब्र खो देता है और वो कहता है कि वहाँ पर कोई भी स्नाइपर नहीं है। फिर वहाँ पर मैथ्यू को कुछ लाशें दिखाई देती हैं। फिर वो अंदाजा लगाता है कि साइड पर इराक के सैनिकों ने हमला किया है जो अपना मिशन पूरा करने के बाद पीछे हट गए हैं। अब ये सोचने के बाद आइसक मैथ्यूस को शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद मैथ्यूस को पता चलता है कि सभी के सर पर गोली मारी गई है और इसके पीछे किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का हाथ हो सकता है। और साथ में वो ये भी कहता है कि इसके पीछे इराक के स्नाइपर जुवा का हाथ भी हो सकता है। लेकिन मैथ्यूस जुवा के बारे में छोड़कर स्नाइपर रॉकी के बारे में सोचता है कि वो सबको 30 सेकंड में ही खत्म कर सकता है। अब आगे कुछ और घंटे इंतजार करने के बाद मैथ्यूस ये डिसाइड करता है कि वो खुद इस जगह की जांच पड़ताल करेगा। फिर मैथ्यूस खुद को कवर करता है और हथियार को उठाकर वहाँ से चला जाता है और साथ ही साथ वो आइसक को ये भी बता जाता है कि तुम मुझे पीछे से कवर देना। और फिर वो दुश्मनों के इलाके की तरफ चल पड़ता है। मैथ्यूस को वहाँ पर बहुत सारी लाशें मिलती हैं। मैथ्यूस को वहाँ पर एक सैनिक का रेडियो मिलता है और वो उसे उठाकर आगे ही चलता रहता है और दूसरी तरफ आइसक उस पर नजर रखे हुए है। फिर आइसक मैथ्यूस को बताता है कि उसका स्कोप काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैथ्यूस आइसक से कहता है कि तुम अपना वो स्कोप फेंक डालो और दूसरा स्कोप लगा लो। लेकिन आइसक मैथ्यूस को याद दिलाता है कि ये स्कोप उनके प्यारे दोस्त डील का है जिसके साथ इसकी काफी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसके बाद मैथ्यूस लाशों को देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि सभी सैनिकों को सर पर ही गोली मारी गई है। फिर मैथ्यूस को डर लगने लगता है कि स्नाइपर उसके आसपास ही है। फिर वो इसके बारे में आइसक को भी बताता है। तो आइसक मैथ्यूस को जल्दी ही वापस आने के लिए कहता है। अब आइसक के कहने के बावजूद भी मैथ्यूस बीच में खड़ा होकर शूट की डायरेक्शन को देखने लग जाता है और यहाँ पर आइसक रेडियो से चिल्लाता है और वो मैथ्यूस को पीछे हटने के लिए कहता है। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी होती है। स्नाइपर मैथ्यूस पर निशाना लगाता है और उसके पैर में गोली मार देता है और अब ये देखने के बाद आइसक जल्दी से मैथ्यूस की ओर भागता है। इससे पहले आइसक मैथ्यूस को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाए उससे पहले स्नाइपर आइसक के पैर पर भी गोली मार देता है। अब बेचारा आइसक मैथ्यूस को वहीं पर छोड़कर एक दीवार के पीछे छिप जाता है। इसी के दौरान मैथ्यूस आइसक को कॉल करके रेस्क्यू टीम बुलाने को कहता है और दूसरी तरफ आइसक खून रोकने के लिए अपने पैर में कपड़ा बांधता है। फिर आइसक रेडियो बैग उठाता है और फोन से कॉल करने लगता है लेकिन दुर्भाग्य से अगली ओर से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर वो देखता है कि रेडियो पर गोली लगी हुई है जिसके कारण उसका एंटीना पूरी तरीके से टूट गया है। फिर आइसक मैथ्यूस से कहता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैथ्यूस आइसक से कहता है कि यार तुम स्नाइपर पर निशाना लगाओ। तो आइसक मैथ्यूस से कहता है कि यार हमने कुछ करने की कोशिश की तो वो तुम्हें गोली मार देगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैथ्यूस अपनी राइफल के पास जाता है लेकिन राइफल तक पहुंचने से पहले मैथ्यूस के खून बहने के कारण उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो लगभग मर ही जाता है। अब दूसरी तरफ आइसक को एहसास होता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने पैर में से गोली निकालकर उस पर बैंडेज लगाता है लेकिन इसके दौरान वो भी बेहोश हो जाता है। अब हम थोड़ी देर में देखते हैं कि आइसक को अब धीरे धीरे होश आने लगा है और अब उस रेडियो से भी कुछ आवाज आने लगी है। उसे ऐसा लगता है कि कोई ऑफिसर उससे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आइसक उससे कहता है कि तुम मुझे एक रेस्क्यू टीम भेज दो। फिर वो ऑफिसर आइसक से कहता है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ, यहाँ तक कि वो उससे ये भी कहता है कि तुम खड़े होकर मुझे फायर करके बताओ जिससे मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चल सके। अब आइसक को उस पर शक होने लगता है। अब उसे ये भी लगता है कि उससे कोई ऑफिसर नहीं कोई और बात कर रहा है। तो आइसक उससे कहता है कि ये सब नियमों के खिलाफ है। इसके बाद आइसक उस स्नाइपर पर ध्यान देने लग जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उससे कोई ऑफिसर बात नहीं कर रहा था, उससे वो दुश्मनों का स्नाइपर ही बात कर रहा था। तो मैथ्यूस स्नाइपर से बात करने के लिए मना करता है। तो वो स्नाइपर मैथ्यूस को मारने की धमकी देता है, इसीलिए मैथ्यूस को उससे बात करना पड़ता है। फिर आइसक जमीन पर ही मैप बनाने लग जाता है ताकि उसको उस स्नाइपर की लोकेशन का पता चल सके। फिर वो स्नाइपर आइसक को बताता है कि वो इराक का एक नागरिक है और वो अपने देश को बचाने में लगा है। फिर वो स्नाइपर आइसक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो आइसक इसके बारे में बताने से मना कर देता है और कहता है ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। फिर आइसक उस स्नाइपर का अपमान करते हुए कहता है कि तुम उन लोगों को मार रहे हो जो वास्तव में देश को विकसित करना चाहते हैं। ये सुनकर स्नाइपर हंसने लग जाता है और
कहता है कि ये पैसा उसके देश के लिए नहीं यूएसए के लिए है। फिर आइजक स्नाइपर को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर थोड़ी देर में स्नाइपर आइजक को मारने की धमकी देता है, लेकिन इस बार आइजक उसकी धमकी से नहीं डरता। फिर स्नाइपर इस बात का खुद ही खुलासा करता है कि उसे डीन की मौत के बारे में सब कुछ पता है। अब ये सब सुनकर आइजक हैरान हो जाता है कि इसके बारे में उसको कैसे पता चला। फिर आइजक को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए अपनी बोतल को उठाता है। वो देखता है कि बोतल में तो छेद है जो कि स्नाइपर ने गोली मारकर किया है, क्योंकि स्नाइपर को उसकी पोजीशन के बारे में पता होता है। फिर स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझ के तुम्हारे पैर में, बोतल में और तुम्हारे एंटीना में गोली मारी। फिर वो स्नाइपर ये भी कहता है कि मैंने इसलिए ये सब किया कि तुम यहाँ से अपनी जगह ना छोड़ सको। फिर वो स्नाइपर आइजक को बताता है कि वो कल सुबह होने से पहले मर जाएगा, क्योंकि उसका काफी खून बह चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि आइजक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है कि स्नाइपर कौन से हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। फिर आइजक उस स्नाइपर को टेररिस्ट भी कहता है। अभी ये सब सुनकर स्नाइपर हंसने लग जाता है और कहता है कि वो ही है जो दूसरे देशों के लोगों को गनों से मार रहा है। फिर आइजक को काफी देर ढूंढने के बाद पता चलता है कि स्नाइपर कूड़े के ढेर के पीछे छिपा है। वहाँ की कठोर सिचुएशन को देखकर आइजक जान जाता है कि स्नाइपर एक पेशावर है। साथ ही साथ आइजक उसको ये भी कहता है कि वो एक जुबाई है, तो स्नाइपर उसको मना कर देता है और बताता है कि वो एक इराकी आम नागरिक है। साथ ही वो स्नाइपर ये भी कहता है कि वो उन्हीं लोगों को मारता है जो उस पर पहले अटैक करते हैं। अब थोड़ी देर बाद पानी न मिलने के कारण आइजक जमीन पर ही गिर जाता है। फिर स्नाइपर आइजक को कहता है कि उसके मरने के बाद वो उसकी चमड़ी काट लेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आइजक एक प्लान बनाता है। वो अपने हेलमेट और जैकेट को एक लकड़ी पर टांगता है, लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं होता। वो अपने हेलमेट को भी खो देता है। अब आगे आइजक के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। वो अपनी जान की परवाह किए बिना एक मरे हुए सोल्जर के पास जाता है कि उसके बैग में से उसको यूजफुल चीजें मिल सकें। फिर जब वो वापस अपनी जगह पर आता है तो वो देखता है कि उसका स्कोप टूट चुका है और अब वो उस स्नाइपर को भी नहीं देख सकता। फिर थोड़ी देर में आइजक के रेडियो में कुछ सिग्नल आते हैं, तो वो समझ जाता है कि मैथ्यूस अभी भी जिंदा है। आइजक मैथ्यूस को उस स्नाइपर की लोकेशन बताता है। मैथ्यूस अपनी जेब में से एक कार्ड निकालता है और उस कूड़े के ढेर की तरफ देखने लगता है। फिर आइजक उस स्नाइपर को अपनी बातों में उलझाता है और दूसरी तरफ मैथ्यूस अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो स्नाइपर बताता है कि वो बगदाद में टीचर था। जब से अमेरिका के सैनिकों ने उसके स्टूडेंट पर हमला किया तभी से उसने ठान ली कि वो सभी से बदला लेगा। इसके बाद स्नाइपर आइजक से पूछता है कि तुमने ये टूटा हुआ स्कोप क्यों रखा हुआ है। आइजक कहता है कि यह स्कोप मेरे दोस्त टीन की निशानी है। इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि मैथ्यूस स्नाइपर की तरफ निशाना लगाने लगता है। मैथ्यूस बिना देखे उस स्नाइपर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद मैथ्यूस की गन खाली हो जाती है और वो अपनी गन को रिलोड करने लग जाता है। अभी मौका देखकर स्नाइपर मैथ्यूस के कंधे पर गोली मार देता है। इससे पहले मैथ्यूस आइजक के पास पहुंच पाता, उससे पहले स्नाइपर उसके सर में गोली मार देता है। अब मैथ्यूस वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखकर आइजक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो घर जाने की कहता है। तो स्नाइपर उससे कहता है कि अगर तुम घर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर थोड़ी टाइम बाद वो स्नाइपर कहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आइजक उससे कहता है कि दरअसल मैंने ही अपने दोस्त डीन को मारा था, क्योंकि मैं एक स्नाइपर को मारना चाहता था और गलती से गोली उसमें लग गई। आइजक उस स्नाइपर से काफी देर तक बातें करता है। फिर कुछ ही टाइम में रेडियो से सिग्नल आने लगते हैं। तो आइजक जल्दी से रेडियो की तरफ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से रेडियो पूरी तरीके से टूटा होता है। आइजक उस रेडियो में बातें ही सुन सकता है, लेकिन यहाँ से कोई जवाब नहीं दे सकता। फिर उस रेडियो से स्नाइपर की आवाज आती है। स्नाइपर उसका नाम लेकर उससे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। अब आइजक को पूरा यकीन हो जाता है कि स्नाइपर ही उससे मदद मांग रहा है। फिर थोड़ी टाइम में आइजक उठता है और मैथ्यूस की गन से उस स्नाइपर पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। फिर आइजक देखता है कि वहाँ से कुछ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। आइजक उन्हें अपनी लोकेशन बताने के लिए दीवार को पटक देता है। तो वो स्नाइपर आइजक को टारगेट करता है, लेकिन धूल के कारण वो उस पर निशाना नहीं लगा पाता। फिर आइजक उस पर निशाना लगाता है, लेकिन आइजक को पता ही नहीं चलता कि उस पर गोली लगी है या नहीं। फिर आइजक अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि स्नाइपर ने उसको गोली नहीं मारी है, तो उसे लगता है कि स्नाइपर पर मेरी गोली लग गई है और वो मर गया है। तभी हेलीकॉप्टर लैंड होता है और कुछ ऑफिसर आइजक को लेकर जाते हैं। वो ऑफिसर आइजक से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइजक इस हालत में नहीं होता कि उनसे बात कर सके। अब जैसे ही वो हेलीकॉप्टर वहाँ से जाने लगता है तो वो स्नाइपर एक एक करके ऑफिसर में गोली मारने लगता है। इससे पहले आइजक उन ऑफिसर को कुछ बता पाता, वो स्नाइपर हेलीकॉप्टर के पायलट में गोली मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाता है और वो सभी मारे जाते हैं।